हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर से हम टेक्सोनोमी पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सोनोमिक हायरार्की को पढ़ लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में। ये एड्स बीमारी वाला एड्स नहीं है। यहाँ पर जो एड्स वर्ड यूज किया गया है ये होती हैं हमारे लिए हेल्पफुल चीजें। यानी आज के वीडियो लेक्चर में आप ये जानेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जो हमारी टेक्सोनोमिक स्टडीज में हेल्प करती हैं। और आज के वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हरा भरा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और पढ़ते हैं टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में। एड्स का मतलब होता है कि किसी भी तरह की सहायता पहुंचाना। एड का मतलब होता है सहायता। एड्स यहाँ पर इस तरह से यूज किया गया है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारी टेक्सोनोमी में हेल्प कर सके, उनको हम टेक्सोनोमिक एड्स कहेंगे। ये आप समझ चुके होंगे कि ये बीमारी वाला एड्स नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी टेक्सोनोमी में हेल्प कर सके। तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जो हमारी टेक्सोनोमी में हेल्प करें? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टेक्सोनोमी क्या है। टेक्सोनोमी की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन बहुत सारे रूल्स और प्रोसीजर्स को पढ़ते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में। अब टेक्सोनोमिक एड्स क्या हो गई? वो सभी चीजें, वो सभी जानकारी हमारी हो गई जो हमारी मदद करेगी टेक्सोनोमी को पढ़ने और समझने में। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना चाहते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और उस काम को करने के लिए जो भी चीज हमारे लिए मददगार साबित होगी उसी को हम टेक्सोनोमिक एड्स कहेंगे। अब कौन कौन सी चीजें हमारी हेल्प कर सकती है? कुछ टेक्निक्स हो सकती है, कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं, और कोई स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है, यानी कोई जानकारी हमारे पास हो सकती है जो हमारे लिए यूजफुल रहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में या क्लासिफाई करने में। उन सब चीजों को मिला करके हम कहेंगे टेक्सोनोमिक एड्स। अब टेक्सोनोमिक एड्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? या तो ये हो सकता है कलेक्शन ऑफ सैंपल्स या प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि टेक्सोनोमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो या तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सैंपल हो, यानी लिविंग बीइंग्स हमारे पास प्रेजेंट हो, यानी जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करने जा रहे हैं उसकी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट हो, या फिर उसके पास उसका हमारे पास प्रिजर्व्ड सैंपल हो, यानी वो अगर डेड है तो उसका प्रिजर्व्ड सैंपल हमारे पास हो। तो इस तरह की कोई भी चीज हमारे लिए एड की तरह से काम करेगी और टेक्सोनोमी में हमारी हेल्प करेगी। और इसके अलावा टेक्सोनोमिक एड्स क्या होते हैं? दीज आर द रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि टेक्सोनोमी में हम प्लांट्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, तो उनका कोई रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। यानी कि हमने एक पार्टिकुलर प्लांट या एनिमल के बारे में जितनी भी जानकारी हमें मिली हमने वो सारी लिख ली, रिकॉर्ड कर ली। हमने इसके पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन अपने किसी डायरी में, किसी नोटबुक में कहीं ना कहीं हमने उतार लिया है, जिससे हम उससे आगे हेल्प ले सकें। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति उस किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना चाहता है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम उसको दे सकें। तो इस तरह से जो हम सारी की सारी जो जानकारियां होती हैं हम उनको संजोकर और संभाल कर रखते हैं, और इसी इंफॉर्मेशन को हम, इसी प्रोसीजर को और उन सब टेक्निक्स को जिनको हम इस तरह से अपने पास रखते हैं उन सबको हम टेक्सोनोमिक एड्स कहते हैं। अब टेक्सोनोमिक जो एड्स होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा यह है कि ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने में हेल्प करती है। यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अगर स्टडी करना चाहते हैं और आपके पास टेक्सोनोमिक एड्स प्रेजेंट है तो आपके लिए आसान हो जाएगा उनको स्टडी करना। इसके अलावा दे हेल्प टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रेजेंट है हम उनकी रिलेशनशिप को भी जान सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड करा देती हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके एक पार्टिकुलर स्पेसिमेन को, और उसकी सारी की सारी जानकारी जिसमें उसकी फील्ड स्टडीज भी सम्मिलित है और इंटेंसिव लेबोरेटरी स्टडीज भी सम्मिलित है वो हमें मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पार्टिकुलर प्लांट को स्टडी किया, आपने उसके बारे में एक फील्ड में जाके पूरी जानकारी जुटा ली और सारी की सारी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने कलेक्ट करके रख ली। अब कोई दूसरा इंसान उसी प्लांट को स्टडी करना चाहता है। अब दो रास्ते हैं, या तो वो भी उसी पूरे के पूरे प्रोसीजर को अपनाए, वो भी खेतों में जाए, फील्ड्स में जाए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को जुटाए और फिर उसको लेबोरेटरी में जाकर के रिसर्च करे उसके ऊपर, या फिर वो आपकी लिखी हुई इंफॉर्मेशन को, आपकी लिखी हुई जो जानकारी है उसको पढ़ ले। तो यहाँ पर यही टेक्सोनोमिक एड्स का सिग्निफिकेंस हो जाता है कि अगर एक बार एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में हमने स्टडी कर ली है तो हमें बार बार दूसरे लोगों को उस पार्टिकुलर प्लांट को या उसके जैसे किसी प्लांट
या एनिमल को बारे में जानकारी जुटाने के लिए इधर उधर परेशान ना होना पड़े, और वो जो पहले से जानकारी हमारे पास है उसको पढ़ करके हम उसके बारे में सारी नॉलेज हासिल कर सकें। यानी कि इन शॉर्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको संजीवनी बूटी लानी है और आपको पता है कि संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत पे मिलेगी, तो या तो आप हिमालय पर्वत पर जाए संजीवनी बूटी लेने के लिए, या फिर आप टैक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प लीजिए, जो कि कहीं आपको लखनऊ में भी मिल सकती है, कोलकाता में भी मिल सकती है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपके नियर बाई कहीं ना कहीं आपको टैक्सोनॉमिक एड्स जहां पर रहती होंगी ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, या फिर आप वहां पर चले जाएं और उन इंस्टीट्यूशन से हेल्प ले लें और वो सारी जानकारी जुटा लें। दोनों रास्ते आपके पास हैं, तो मुझे लगता है कि आप खुद संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए हिमालय पर्वत की चढ़ाई करने के बजाय आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां पर आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी जानकारियां मिल जाए। तो यही सिग्निफिकेंस है टैक्सोनॉमिक एड्स का कि ये हमारी जो स्टडी है उसको आसान बना देती है। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, और अगर एक जैसे प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है तो आप उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। अब टैक्सोनॉमिक एड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उनको दो टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसी होती है जिनके अंदर स्पेसिमेन को रखा जाता है, और कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसी होती है जिनके अंदर स्पेसिमेन को नहीं रखा जाता है। यानी कि जिनके अंदर, मान लीजिए आप एक एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, तो एक टैक्सोनॉमिक एड ऐसी होगी जहां पर उस पार्टिकुलर एनिमल को ही रख लिया जाएगा, या तो वो लिविंग फॉर्म में होगा या फिर उसका प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म रख लिया जाएगा और आप उसको बड़ी आसानी से जाके स्टडी कर सकते हैं। दूसरी एड ऐसी होगी कि उस ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अगर रख पाना पॉसिबल नहीं है तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में अवेलेबल आपको करा दी जाएगी। तो इस तरह से टैक्सोनॉमिक एड्स दो टाइप्स की हो गई। पहली एड्स में आपके पास स्पेसिमेन होगा और दूसरी एड्स में आपके पास स्पेसिमेन नहीं होगा, सिर्फ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जो एड्स विद स्पेसिमेन है उनको हम देखते हैं हम किस टाइप में उनको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप आता है बोटेनिकल गार्डन, सेकंड इज जूलॉजिकल पार्क्स, थर्ड वन म्यूजियम, फोर्थ हर्बेरियम एंड फिफ्थ इज कीज। यानी ये वो सारी की सारी टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जिनके अंदर हम स्पेसिमेन को रखते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स यानी इसमें बहुत सारे प्लांट्स को रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क्स यहाँ पे एनिमल्स रखे जाएंगे, म्यूजियम में भी एनिमल्स या उनके प्रिजर्व्ड पार्ट्स, प्रिजर्व्ड बॉडी पार्ट्स या पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को या उसके फोसिल्स को रखा जाएगा। हर्बेरियम में प्लांट्स का कलेक्शन रखा जाता है प्रिजर्व करके, और टैक्सोनॉमिक कीज की हेल्प हम आइडेंटिफिकेशन में लेते हैं। तो इस तरह से इन सारे के सारे जो एड्स हैं इनके अंदर हमें स्पेसिमेन की जरूरत पड़ती है, और स्पेसिमेन हमारे पास होता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है जिस पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आप स्टडी करना चाहते हैं उसी को हम स्पेसिमेन बोलते हैं। अब दूसरी टाइप की जो टैक्सोनॉमिक एड्स होती है उनमें कोई भी स्पेसिमेन हमारे पास नहीं होता। ये होती है फ्लोरा नंबर 1, नंबर 2 मैनुअल्स, नंबर 3 मोनोग्राफ एंड नंबर 4 कैटलॉग्स। तो इस तरह से हमने दोनों टाइप की टैक्सोनॉमिक एड्स को अलग अलग स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं ये जो पूरा चार्ट आपके सामने, इसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी टैक्सोनॉमिक एड्स की हायरार्की आपके सामने बना दी गई है। एक चार्ट की हेल्प से आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर दोनों टाइप की एड्स विद स्पेसिमेन एंड एड्स विदाउट स्पेसिमेन लिखी हुई है। अब हमें आज के वीडियो लेक्चर में ये करना है कि आज हम सिर्फ बोटेनिकल गार्डन्स को पढ़ेंगे, और इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में हम एक एक करके इन सारी की सारी टैक्सोनॉमिक एड्स को कंप्लीट करेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्ट्स, क्योंकि आज हम कंप्लीट कर देंगे बोटेनिकल गार्डन्स को। इसी तरह से हम सारी की सारी टैक्सोनॉमिक एड्स को 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हमें टैक्सोनॉमिक एड्स जो पढ़नी है वो है एड्स विद स्पेसिमेन, और वो है बोटेनिकल गार्डन्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स को। बोटेनिकल गार्डन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये गार्डन्स होते हैं। गार्डन यानी बागीचा होता है जिसमें हम प्लांट्स को रखते हैं। और ज्यादातर जब घर में कोई भी गार्डन लगाता है, चाहे किचन गार्डन हो या किसी के घर में जगह हो, तो ज्यादा बड़ा गार्डन भी अगर लगा लेता है तो उसमें ज्यादातर प्लांट्स को ही रखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि बोटेनिकल गार्डन का क्या मतलब है, यानी बोटेनिकल वर्ड क्यों लगा दिया गया है। तो इसको आइए अब समझते हैं क्या होता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन आर द इंस्टीट्यूशंस दैट मेंटेन लिविंग प्लांट कलेक्शंस। यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट करके रख लेते हैं। लेकिन नॉर्मल गार्डन में भी हम प्लांट्स को ही रखते हैं। तो डिफरेंस कैसे हो गया? डिफरेंस ऐसे हो गया कि जो आप गार्डन आपके पास नॉर्मल होता है उसके अंदर सिर्फ आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को रखते हैं, यानी कि जो सुंदर फूल होते हैं उनके उसके अंदर या फिर फ्रूट्स होते हैं उन्हीं को आप अपने घर में लगाते हैं या अपने गार्डन में मेंटेन करते हैं। लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन होता है उसके अंदर आप सब तरह के प्लांट्स का कलेक्शन बना के रखते हैं, जैसे कि
ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसके अंदर रखे जाते हैं, यानी कि वे प्लांट जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे कि रोज हो गया, डेजी हो गया, इस तरह के सारे प्लांट्स। नेक्स्ट कैटेगरीज कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी कि वे प्लांट्स जिनको हम कल्टीवेट करें खेतों में और उनसे कुछ प्रोडक्ट हम ले, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गई, इस टाइप के प्लांट्स को हम कहते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स। थर्ड कैटेगरी होगी वाइल्ड प्लांट्स, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जंगलों में ग्रो करते हैं और बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के ग्रो करते हैं, यानी कि इनका कोई भी इंटरफेयर नहीं है ह्यूमन का, ह्यूमन एक्टिविटीज से इन प्लांट्स का कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे वहां ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को भी बोटेनिकल गार्डन्स में रखा जाता है। और फोर्थ कैटेगरी होगी मेडिसिनल प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जिनसे हमें कोई ना कोई मेडिसिन मिलती है, जैसे तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गई, इस तरह के प्लांट्स हो गए। तो ये सारी तरह के प्लांट्स आपको बोटेनिकल गार्डन्स में मिलेंगे और बोटेनिकल गार्डन्स में इस तरह के सारे प्लांट्स को एक जगह रखा जाता है। अब ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं इनको हम इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट प्लांट्स भी बोल सकते हैं। और एक बोटेनिकल गार्डन में जितनी भी ज्योग्राफिकल रीजन्स हो सकते हैं वहां से हर जगह से ला करके प्लांट्स को रखा जाता है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर उसी पार्टिकुलर लोकेलिटी के ही प्लांट होंगे, वहां पर पहाड़ों से भी प्लांट्स को लेके आया जाएगा, दूसरे रीजन से भी प्लांट्स को लेके आया जाएगा, यानी एक पूरी कंट्री से जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे प्लांट्स, हर जगह की हर लोकेलिटी के प्लांट्स वहां पर आपको मिलेंगे एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर। अब बोटेनिकल गार्डन का फायदा हमें ये हो जाता है कि ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं बोटेनिस्ट्स के लिए, यानी जितने भी बॉटनी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या टीचर्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो जाती है। अगर वे प्लांट्स के किसी कलेक्शन को देखना चाहते हैं तो उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ एक बोटेनिकल गार्डन में चले जाएंगे, उनको पूरे के पूरे इंडिया के या पूरे पूरे वर्ल्ड के, अगर किसी बड़े बोटेनिकल गार्डन में चले गए तो पूरे वर्ल्ड के भी प्लांट्स वो देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी जो गार्डनर्स होते हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग वगैरह करा करा के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाता है, उनको अपने एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज के लिए प्लांट स्पेसिमेन बड़े इजीली वहां से मिल जाते हैं। और फॉरेस्टर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि फॉरेस्ट में किस किस टाइप के ट्रीज हैं, तो आप एक बोटेनिकल गार्डन में चले जाइए, वहां पर आपको सभी तरह के सैंपल, सभी तरह के स्पेसिमेन आराम से मिल जाएंगे। और इसके अलावा एडिशनल एडवांटेज है यहाँ पर, ये जो बोनस पॉइंट है वो हो गया टूरिस्ट के लिए, यानी कि जो कोई टूरिस्ट घूमना चाहते हैं उनको वहां पर बहुत ही अच्छी ग्रीनरी, हरियाली मिलती है, तो बड़े अच्छे से वो अपना टाइम वहां पर एंटरटेनमेंट के साथ बिता सकते हैं। तो ये हो गया बोटेनिकल गार्डन। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन में होता क्या क्या है ये समझने की अगर हम कोशिश करें तो जो बड़ा बोटेनिकल गार्डन होता है उसके अंदर प्लांट स्पीसीज रखी जाती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में से ये कोशिश की जाती है कि उसके अंदर सारी की सारी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्लांट स्पीसीज हो सके वो रखी जाए। अब इतनी प्लांट स्पीसीज हैं और पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग अलग हैं, तो हम उनको वहां पर ग्रो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर कंट्री की क्लाइमेट अलग हो सकती है और अगर आप दूसरे कंट्री से प्लांट लाएंगे तो जरूरी नहीं है वो ग्रो कर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में कोई ऐसा प्लांट ग्रो करते हैं जो रशिया में ग्रो करे जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उसको आप इंडिया में कैसे ग्रो करेंगे, तो उसका समाधान भी यहाँ पर है। यहाँ पर ग्रीन हाउस होते हैं। ग्रीन हाउस आप समझ सकते हैं, एक चारों तरफ से बंद, चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ एक बिल्डिंग बना दी जाती है, जिसकी जो वॉल्स होती है उनको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है और उनके अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखा जाता है, यानी जिन प्लांट्स को ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किया जा रहा है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी पार्टिकुलर क्लाइमेट टाइप का प्लांट हो वो ग्रीन हाउस में ग्रो करा दिया जाता है, चाहे वो रशिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे बहुत ही साउथ अफ्रीका का हो जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन का हो, एक ग्रीन हाउस में वही क्लाइमेटिक कंडीशन मेंटेन कर दी जाती है और उन प्लांट्स को वहां पर ग्रो कर दिया जाता है। तो इस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी प्लांट स्पीसीज है उनको कोशिश की जाती है एक बोटेनिकल गार्डन में ग्रो किया जा सके। अब इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है, जो मॉडर्न बोटेनिकल गार्डन्स है, यानी कि आज के टाइम पर जो बोटेनिकल गार्डन्स प्रेजेंट है वो हमारी मदद करते हैं किसमें, रिसर्च में, यानी अलग अलग टाइप के प्लांट्स को अगर कोई इंडिविजुअल रिसर्च करना चाहता है तो उसको फॉरेस्ट में नहीं जाना पड़ेगा, उसको अपना टिकट अंडमान निकोबार का भी नहीं कटाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा बोटेनिकल गार्डन में। एजुकेशनल पर्पज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि जैसे अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे, अगर आप बीएससी में पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको अलग अलग टाइप के प्लांट्स का कलेक्शन तैयार करना होगा, उस कलेक्शन को आप हर्बेरियम बोलते हैं। उनको आप अगर इकट्ठा करना चाहते हैं, हर्बेरियम बनाना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी का हर्बेरियम बनाना आप चाहते हैं तो आपको बहुत सारी जगहों पर इधर उधर घूमना पड़ेगा और उससे आप जानकारी पूरी की पूरी कंप्लीट सब तरह के प्लांट्स की स्टडी कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बोटेनिकल गार्डन में चले जाएंगे और एजुकेशनल पर्पज से
आप अलग अलग टाइप के प्लांट्स को देखना चाहेंगे तो वहां पर आपको सभी तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि अगर लोकल कंडीशन में कोई इस तरह का प्लांट है जो एक्सटिंक्ट हो सकता है या खत्म हो सकता है, मान के चलिए कोई वीड है या खरपतवार है जिसको किसान वीडीसाइड डाल करके मारना चाह रहा है, खत्म कर रहा है, तो उस तरह से एक पर्टिकुलर प्लांट खत्म ना हो जाए, उसकी पूरी की पूरी स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो उनको वहां पर कंजर्व करने के लिए या एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए बोटेनिकल गार्डन्स में रख दिया जाता है। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन में फोटोग्राफ्स भी होते हैं प्लांट्स के, पेंटिंग्स होते हैं, इल्यूस्ट्रेशंस होते हैं और पूरी लाइब्रेरी और लेबोरेटरी भी मेंटेन होती है, जिससे वहां पर प्लांट से रिलेटेड रिसर्च का सारा काम आसानी से किया जा सके। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन में हर्बेरियम भी होते हैं। हर्बेरियम आप आगे पढ़ेंगे। हर्बेरियम में क्या किया जाता है, एक पेपर की शीट ले ली जाती है और उसके ऊपर एक पार्टिकुलर प्लांट को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, और एक हर्बेरियम की लाइफ बहुत ही ज्यादा होती है और काफी लंबे टाइम तक हम उस प्लांट को हर्बेरियम की फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये होता है हर्बेरियम, और बहुत सारे बड़े बड़े हर्बेरियम भी बोटेनिकल गार्डन्स में मिलते हैं। इस वजह से जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं उनको आज के टाइम में गार्डन्स से ज्यादा एक बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन कहना कुछ गलत नहीं होगा, यानी कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। आप रिसर्च वहां पर कर सकते हैं, आप एजुकेशन वहां पे ले सकते हैं, आप अलग अलग टाइप के प्लांट्स की फोटोग्राफ से भी देख सकते हैं, और अगर कोई प्लांट खत्म हो रहा है और लग रहा है किसी वर्कर को या किसी रिसर्चर को कि ये खत्म हो जाएगा, तो उसको कंजर्वेशन के लिए आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट को आप यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन में लगा लीजिए, नहीं तो इसके ऊपर किसान दवाइयाँ छिड़क के इसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो इस तरह से बोटेनिकल गार्डन बहुत सारे पर्पज कंप्लीट करता है। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 600 बोटेनिकल गार्डन्स प्रेजेंट है। अब देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स, यानी बोटेनिकल गार्डन्स लगाना कब से स्टार्ट हुआ। जो गार्डन्स की हिस्ट्री है वो तो बहुत ही पुरानी है, हमारे जितने भी महाभारत और रामायण काल है इन सभी में, वेदों में भी गार्डन्स का महत्व मिलता है, यानी कि गार्डन्स होते थे, राजा अपनी प्रजा के साथ अपनी रानियों के साथ इधर उधर गार्डन्स में घूमते थे। तो ये तो कहानी बहुत पुरानी है कि गार्डन्स होते हैं, बहुत पहले से ही होते हैं, लेकिन उनमें से कितने बोटेनिकल गार्डन्स हैं, यानी कि उनको एक पार्टिकुलर इसी पर्पज से कि हर तरह का प्लांट उसके अंदर लगाया जाए, इस तरह से कब उगाया जाना स्टार्ट किया या कब इस तरह का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, ये हमारे लिए डिबेट का पॉइंट है। इसके अलावा हैंगिंग गार्डन्स जो है बेबीलोन के, वो सबसे पुराने समझे जाते हैं, और ये समझा जाता है कि जो एंशिएंट वर्ल्ड था उसके ये 7 वंडर्स में थे, यानी 7 आश्चर्य जो पुराने टाइम के थे उनमें से ये बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स थे। इनमें क्या था, जो बेबीलोन सिटी है वो आज के टाइम में इराक शहर, इराक जो कंट्री है उसके अंदर आता था। बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये माना जाता था कि इसके अंदर एक माउंटेन्स के ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, और उससे हैंगिंग गार्डन्स इनको बना दिया गया था, यानी कि टीयर्स में अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप के श्रब्स ट्रीज को ग्रो कर दिया गया था, और ये बहुत ही दूर से दिखने में सुंदर लगते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग टीयर्स में, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं, कहीं पे ट्रीज लगे हुए हैं, कहीं पे श्रब्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक बड़े से माउंटेन के ऊपर जहाँ पे राजा रानी रहते होंगे वहां पर इन गार्डन्स को लगाया गया था। तो ये बहुत ही फेमस है, इनको हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ड्रग्स यानी मेडिसिनल दवाइयां रखने के लिए भी गार्डन्स लगाए जाते रहे बहुत पुराने टाइम से, मिडिल एजेस से, यानी मुगलों के टाइम से भी ऐसे गार्डन्स अवेलेबल हैं, और मुगलों ने इंडिया में बहुत सारे गार्डन्स लगवाए भी हैं। इसके अलावा जो रोमन्स थे वो भी छोटे छोटे गार्डन्स मेंटेन करके रखते थे और उनसे वो मेडिसिन बनाते थे। आपने यूनानी दवाइयों का नाम भी सुना होगा, तो वो अपनी जो मेडिसिन थे वो इन्हीं बोटेनिकल गार्डन से यूज करते थे। अब वो बोटेनिकल गार्डन थे या नॉर्मल गार्डन्स थे, ये हम स्पष्ट रूप से अभी नहीं क्लियरली कह सकते हैं। इसी वजह से जो ये चीज है, इसका जो इन्वेंशन है वो कब से स्टार्ट हुआ वो थोड़ा डाउटफुल है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन एस्टेब्लिश किया था वो क्या था, थियोफ्रेस्टस ने, लेकिन ज्यादातर बुक्स ये लिखती हैं, ये मेंशन करती हैं कि जो सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन बनाया था वो बनाया था ल्यूका घिनी ने। ये इटालियन प्रोफेसर थे, उन्होंने जो बोटेनिकल गार्डन बनाया था वो था पीसा इटली में 1543 में, और ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये दोनों चीजें आपको बुक में मिलेंगी, लेकिन ज्यादातर जगह पर ल्यूका घिनी को ही माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन एस्टेब्लिश किया था इटली में, पीसा में। तो पीसा एक शहर है इटली का जहां पर उन्होंने 1543 में सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन एस्टेब्लिश किया। तो ये हो गई बोटेनिकल गार्डन की हिस्ट्री।
अब देखते हैं हम रोल्स ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स। अभी हमने बहुत सारे रोल्स ऑलरेडी समझ लिए हैं, फिर भी कुछ रोल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स ग्रो प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा, यानी एक पार्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे बोटेनिकल गार्डन में आपको सब मिलेंगे। कीप द रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड लिविंग मटेरियल, यानी सारा का सारा रिकॉर्ड इनके पास होता है और ये लिविंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि अगर आपको किसी रिसर्च के लिए या किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए किसी स्पेसिफिक टाइप का प्लांट चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बोटेनिकल गार्डन से ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको संजीवनी बूटी चाहिए और आप हिमालय पर्वत पे नहीं चढ़ना चाहते हैं, तो आप बोटेनिकल गार्डन में जाके वो ले सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप गन्ना खेत में लगाना चाहते हैं और चले गए बोटेनिकल गार्डन में और कहने लगे कि हमें बीज अवेलेबल करा दीजिए। ये ऐसा नहीं करेंगे, ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही आपको मैटर प्रोवाइड करा सकते हैं। अब ये सेल्फ एजुकेशन के लिए भी जरूरी है, यानी कि अगर आप जाते हैं वहाँ पर आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना चाहते हैं, तो आप किसी भी बोटेनिकल गार्डन में जा करके ऑन साइट टीचिंग भी कर सकते हैं। जो टीचर्स होते हैं कई बार एक्सकर्शन के लिए या टूर के लिए भी बोटेनिकल गार्डन्स में अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, वहाँ पर भी उनको सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं और एजुकेशन भी उनकी हो जाती है और उनका घूमना फिरना भी हो जाता है। इसके अलावा जो बोटेनिकल गार्डन्स है वो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करते हैं, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। यानी कि कोई प्लांट अगर खत्म होने वाला होता है उसको बचाने का भी काम बोटेनिकल गार्डन करते हैं। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, हर्बेरिया होता है, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन होता है। लाइब्रेरीज होती हैं जिनके अंदर पूरी की पूरी रिसर्च फैसिलिटीज प्रेजेंट होती है एक ही जगह पर, यानी एक ही जगह आपको जाना है और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको लेबोरेटरी भी मिलेगी, लाइब्रेरी भी मिलेगी, प्लांट्स भी मिलेंगे, साइंटिफिक रिसर्च भी मिलेगी और अगर किसी ने पहले से कोई रिसर्च कर रखी है वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन्स एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं और बड़े सिटीज में, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो एक बहुत ही प्लेजेंट सराउंडिंग्स वहां पर ये क्रिएट करते हैं और टीचिंग और ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये हो गए रोल्स ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स। अब हम देखते हैं मेजर बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में और भारत में कौन कौन से बड़े बोटेनिकल गार्डन्स है। जो सबसे पहले नाम आता है, या आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव। यह है रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव लंदन में, इसको सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन माना जाता है। दूसरा बोटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क, ये यूएसए में है। और मेन बोटेनिकल गार्डन ये मॉस्को में प्रेजेंट है। कुछ जगह मॉस्को वाला जो मेन बोटेनिकल गार्डन है इसको लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन बताया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लार्जेस्ट इसलिए बोला जाता है कि इसका एरिया सबसे ज्यादा हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्लांट्स का कलेक्शन है वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन में ही है। इंडिया में जो बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट है वो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में, लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग उत्तराखंड में, और थर्ड है नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गए मेजर बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, यानी रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन, उसमें किस किस टाइप के प्लांट्स को कलेक्ट करके रखा गया है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो वो माना जाता है क्यू लंदन में। ये लंदन में प्रेजेंट है, लंदन में अवेलेबल है। आप इसको अगर लंदन कभी जाना हो तो आप जाकर के इसको देख सकते हैं। ये लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। 1760 में इसको एस्टेब्लिश किया था, लेकिन इसको पब्लिक के लिए 1841 में खोल दिया गया था। और इसका जो गार्डन है इसमें 5 मिलियन स्पेसिमेंस आज प्रेजेंट है, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। इसका जो आर्बोरेटम है, यानी कि जो लार्ज ट्रीज का जो कलेक्शन है, उसके अंदर भी 7000 स्पेसीज अलग अलग प्रेजेंट है। और जो इसका ग्लास हाउस है उसमें 13,000 स्पेसीज प्रेजेंट। ये ग्लास हाउस आप देख रहे हैं, इसमें भी 13,000 स्पेसीज प्लांट्स की प्रेजेंट है। तो इतनी ज्यादा ह्यूज वैरायटी में इस बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को रखा गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक लेबोरेटरी है जिसको बोला जाता है जोरडेल लेबोरेटरी। इसके अंदर सारी की सारी रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है और पूरी दुनिया के जितने भी साइटोलॉजिस्ट हैं, सेल बायोलॉजिस्ट हैं, एनाटोमिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट है, वो सब इस बोटेनिकल गार्डन की लेबोरेटरी में जाते हैं और वहां पर अपनी रिसर्च वगैरह कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एल्पाइन हाउस प्रेजेंट है। एल्पाइन हाउस का मतलब है इसके अंदर सारे जो माउंटेन्स पर ट्रीज या प्लांट्स मिलते हैं वो रखे गए हैं। रोज गार्डन है, इसके अंदर जितने भी वर्ल्ड वाइड अलग अलग टाइप के रोजेज होते हैं वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। बैम्बू गार्डन है, यानी कि अलग अलग बैम्बू, पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइप के बैम्बू मिलेंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट है। लिली पॉन्ड है जिसके अंदर सारे लिली प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं सब फैसिलिटी की वजह से जो क्यू बोटेनिकल गार्डन है इसको बोटेनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं
आप ज़्यादातर प्लांट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हर एक टाइप का, हर वैरायटी का, हर किस्म का प्लांट आपको यहाँ पर मिलेगा। जो प्लांट आपने कभी देखा है वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, आप जाकर के क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन में उसको देख सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। इसके अलावा इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो है यहाँ पर प्रेजेंट है चेस्लिया फिजिक गार्डन एंड वर्ल्ड्स बेस्ट रॉक गार्डन्स। रॉक गार्डन्स यानी रॉक्स पे मिलने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे उन सब का कलेक्शन यहाँ पे बना के रखा गया है। यहाँ पर दो चीजें और की गई हैं। जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट थे यानी कि फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो सारा का सारा यहाँ पर आज भी मेंटेन्ड है, यानी कि उन्होंने अपने पब्लिकेशन से निकाले थे। जब ब्रिटिश इंडिया था उसमें जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे इन्होंने अपने पब्लिकेशन में पब्लिश करके रखे हुए हैं, यानी कि इनकी स्टडी बहुत ही वाइड है। और एक यहाँ से क्यू बुलेटिन भी निकलता है जिसमें प्लांट्स के बारे में कंटिन्यूसली जो भी नई रिसर्च वगैरह होती है ये उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है उसको इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है। अभी कुछ दिनों पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया, ये नाम कर दिया गया आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये प्रेजेंट है कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में। ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। इसको अंग्रेजों के टाइम पे रॉयल बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1787 में कर्नल रॉबर्ट किड के द्वारा, यानी कि जब अंग्रेजों का राज था तब उन्होंने इस बोटेनिकल गार्डन को एस्टेब्लिश कर दिया था। अब इसका क्या मेन अट्रैक्शन है बस हमें वो जानना जरूरी है, और सारी बातें हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो ये आपके ज़्यादा काम का है। जो मेन अट्रैक्शन है उसका वो है ग्रेट बैनियन ट्री, यानी कि ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ को फाइकस बेंगेलेंसिस कहते हैं बोटनी में, यानी इसका बोटेनिकल नेम है। ये लार्जेस्ट ट्री है और इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेंशन किया गया है, यानी कि ये साइज में बहुत ही बड़ा है। और ये एक छोटा सा फॉरेस्ट तो अपने आप में ही लगता है, इट लुक्स लाइक अ मिनिएचर फॉरेस्ट। और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो लगभग 404 मीटर से, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर इसकी शाखाएं, ब्रांचेज, इसकी रूट्स वगैरह फैली हुई हैं। इसको समझा जाता है लगभग 250 साल पुराना। तो इस वजह से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन जाता है। अगर आपका इस बोटेनिकल गार्डन में जाना हो तो आप इस ट्री को जरूर देख कर आइएगा। द ग्रेट बैंयन ट्री लोकेटेड इन इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। अब इसके अलावा यहाँ पर 15,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स की प्रेजेंट है। और यहाँ पर इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो ये भी है कि यहाँ पर पाम हाउस बना है जिसमें अलग अलग टाइप के पाम ट्रीज हैं। ऑर्किड हाउस, ऑर्किड्स के लिए कैक्टी कलेक्शन यानी अलग अलग टाइप के जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, और वाटर लिली जिसको विक्टोरिया रेजे भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, वाटर में ही मिलता है। इसका भी यहाँ पर अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर की अब हम समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होती है। हमने ये जान लिया कि वो सारी चीजें जो हमारी हेल्प करती हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में, यानी प्लांट्स को आइडेंटिफाई क्लासिफाई करने में, हम उन सभी को टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। इनमें बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स और बहुत सारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। अब टैक्सोनॉमिक एड्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, कुछ में स्पेसिमेन रखे जाते हैं और कुछ में स्पेसिमेन नहीं रखे जाते हैं। जिनमें स्पेसिमेन रखे जाते हैं उनमें से सबसे पहली जो टैक्सोनॉमिक एड है वो होती है बोटेनिकल गार्डन। उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने ये जाना कि बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स को मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है, और हर तरह के प्लांट्स एक बोटेनिकल गार्डन में रखे जाते हैं, चाहे वे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, कल्टीवेटेड प्लांट्स हो, वाइल्ड प्लांट्स हो या मेडिसिनल प्लांट्स हो। हर टाइप का प्लांट आपको एक बोटेनिकल गार्डन में मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें कुछ भी नहीं था। तो आई होप आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।